हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन बात कर रहे हैं। अब सुबह तो अपन ने जेईई मेंस के मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चंस की बात करी थी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। अब अपन बात कर रहे हैं सेकंड शिफ्ट, दैट इज इवनिंग शिफ्ट की। उसमें इनऑर्गेनिक में क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं जेईई मेंस एग्जाम में, उनको अपन रिव्यू करते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन अगेन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का। क्लास 11 से बराबर क्वेश्चन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से आ रहे हैं और हाइड्रोजन से भी क्वेश्चंस बराबर आ रहे हैं। तो इन दो चैप्टर्स को आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा क्योंकि इनसे क्वेश्चंस मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट से बराबर आ रहे हैं, हाइड्रोजन वाले चैप्टर से भी और हमारे पास एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से भी। ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन है? ग्रीन हाउस गैसेस अपन सभी जानते हैं, those gases which are responsible to increase the temperature of the earth। जब सूर्य की किरणें जमीन पर पड़ती हैं तो 75% तो हीट को अर्थ एब्जॉर्ब करती है, बाकी जो रिमेनिंग हीट है वो अर्थ से टकराकर वापस रेडिएट बैक होती है एंड इट इज एब्जॉर्ब बाय द गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इट इज द मेन गैस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग और इट इज द मेन ग्रीन हाउस गैस। ये मेजर कंट्रीब्यूटर है वाटर वेपर्स, मीथेन, ओजोन। तो ये सभी हमारे पास ग्रीन हाउस गैसेस हैं या ये सभी जो हैं अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ऑल आर ग्रीन हाउस गैसेस और ऑल गैसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। इट इज सिंपली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी क्लास 11। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, वापस से हाइड्रोजन का क्वेश्चन आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग H2O2। इनकरेक्ट पूछा है। पहला वाला ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट, हाँ H2O2 आज मॉर्निंग वाली शिफ्ट में भी आया था। H2O2 ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट होता है बोथ इन एसिडिक एज वेल एज इन एल्कलाइन और बेसिक मीडियम। तो पहला वाला तो करेक्ट हो गया। इट इज यूज्ड इन एफ्लुएंट्स। अब ये वाला जो वर्ड है एनसीईआरटी में दे रखा है, बेसिकली जो H2O2 होता है इसको अपन जो इंडस्ट्री से निकलने वाली जो गंदगी होती है उसके अंदर अपन H2O2 का यूज करते हैं। जैसे जो डोमेस्टिक सीवेज होता है, घर में से जो कचरा हुआ वो निकल गया, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो हुआ उसके ट्रीटमेंट के लिए अपन H2O2 को यूज करते हैं। H2O2 क्या करेगा, वाटर में ब्रेक होगा और ऑक्सीजन देगा। H2O2 विल गिव वाटर एंड ऑक्सीजन। अब जो ऑक्सीजन है वो क्या करेगा, एरोबिक कंडीशंस प्रोवाइड करेगा। मतलब ऑक्सीजन का कंटेंट बढ़ गया तो उससे क्या होगा, जो बैक्टीरियाज हैं वो उस पर्टिकुलर सीवेज को डिकम्पोज कर देंगे और उस सीवेज को जो भी गंदगी वगैरह है उसको अगर डिकम्पोज करेंगे तो पॉल्यूटेड को वो नॉन पॉल्यूटेड की तरफ कन्वर्ट करेंगे। मतलब कुल मिलाकर वो जो कचरा है उसको डिकम्पोज करने में वो मदद करेगा। कौन? H2O2, क्योंकि वो डिकम्पोज होगा ऑक्सीजन में और वो इंडस्ट्रियल वेस्ट या डोमेस्टिक सीवेज जो निकल रहा है उसको ट्रीट करने में यूज होगा। तो ये वर्ड एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, तो ये वाला वर्ड भी करेक्ट है। तो पहले दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड वाला आप सभी जानते हैं, बोथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन द सेम प्लेन। अपन जानते हैं H2O2 का ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है। दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स अपोजिट प्लेन में रहते हैं और अगर अपोजिट प्लेन में रहेंगे तो डेफिनेटली ये वाला स्टेटमेंट हमारे पास इनकरेक्ट हो गया। उसके बाद हमारे पास जो है OO बॉन्ड इज प्रेजेंट इन H2O2, परऑक्सी लिंकेज H2O2 में प्रेजेंट होता है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारे पास कौन सा हो गया, थर्ड वाला। तो जो बोथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं दे आर नॉट प्रेजेंट इन द सेम प्लेन, वो एक प्लेन में मौजूद नहीं होते। अपन सभी जानते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्राइड कैन बी यूज्ड एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये स्टेटमेंट नंबर 1 हो गया, गलत हो गया स्टूडेंट। अगर अपन बात करते हैं तो कोई भी हाइड्राइड जो होगा, सोडियम हाइड्राइड है तो अपन जानते हैं इसमें हाइड्राइड आयन है और हाइड्राइड आयन हमेशा से रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इट इज ऑलवेज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट। आर का मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि हाइड्राइड पे हाइड्रोजन पे ऑक्सीडेशन नंबर -1 है तो ये खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा H2 में, तो अगर खुद ऑक्सीडाइज होगा H2 में तो दूसरे को
रिड्यूस करेगा, तो इट इज ऑलवेज एक्ट एज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो स्टेटमेंट नंबर 1 है, दैट इज सोडियम हाइड्राइड कैन बी यूज्ड एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये पहला स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो गया, गलत हो गया। सेकंड वाला पिरिडीन, पिरिडीन अपन सभी जानते हैं C5H5N हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, ये हमारे पास पिरिडीन है, इट इज ए हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ये हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, इसमें नाइट्रोजन पे लोन पेयर है एंड इट इज अवेलेबल फॉर डोनेशन, क्योंकि नाइट्रोजन का लोन पेयर अंदर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं है। अगर ये पाइरॉल हो जाता तो पाइरॉल में तो नाइट्रोजन का लोन पेयर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होता, लेकिन यहां पर नाइट्रोजन का जो लोन पेयर इट इज फ्रीली अवेलेबल फॉर डोनेशन। तो स्टेटमेंट नंबर 2 कहता है pyridine इज ए बेस और लुईस बेस एक ही बात है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन पे लोन पेयर प्रेजेंट है, तो डेफिनेटली ये वाला स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट हो गया। तो स्टेटमेंट जो 1 है वो हमारे पास इनकरेक्ट हो गया, स्टेटमेंट 2 हमारे पास जो है वो करेक्ट हो गया, दैट इज सोडियम हाइड्राइड इज ए रिड्यूसिंग एजेंट। Thus statement 1 is incorrect while pyridine is a base due to the presence of lone pair on nitrogen. So I think so you are able to get my point. उसके बाद मेटलर्जी का क्वेश्चन है, which of the following cannot be reduced by coke? कोक से अपन किसको रिड्यूस नहीं कर सकते? अगर अपन देखें तो बेसिकली कार्बन तो किसी भी मेटल को रिड्यूस कर सकता है इफ सफिशिएंटली हाई टेम्परेचर इज प्रोवाइडेड, क्योंकि एक ही ग्राफ है इलिंगम डायग्राम में जो ऊपर से नीचे आ रहा है, और ऊपर से नीचे अगर एक ही ग्राफ है जो आ रहा है वो है कार्बन वाला। तो कार्बन दुनिया के किसी भी मेटल ऑक्साइड को मेटल में रिड्यूस कर सकता है अगर सफिशिएंटली हाई टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाए तो। लेकिन अपन जानते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स और एल्यूमिनियम के लिए अपन यूज नहीं करते, क्योंकि एक तो वो कार्बाइड बना लेते हैं और दूसरी बात उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है, तो हाई टेम्परेचर पे वो वेपोराइज हो जाएंगे। तो अगर अपन देखें तो हमारे पास आंसर हो जाएगा Al2O3। Al2O3 के लिए अपन इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करते हैं एल्यूमिना Al2O3 का बाय यूजिंग क्रायोलाइट एंड फ्लूओस्पार CF2, जो कि एल्यूमिना की कंडक्टिविटी को बढ़ा देते हैं एंड दे विल लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिना। तो Al2O3 के लिए अपन हॉल हेरोल्ड प्रोसेस को यूज करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना। बाकी हमारे पास FeO को भी स्मेल्टिंग के दौरान अपन रिड्यूस कर देता है कार्बन हाई टेम्परेचर पे। FeO को Fe में ZnO अपन जानते हैं, पहले जिंक सल्फाइड जिसको अपन जिंक ब्लेंडी या स्फेलेराइड बोलते हैं उसकी पहले रोस्टिंग करते हैं, जिंक ऑक्साइड बनता है और जिंक ऑक्साइड को कार्बन रिडक्शन कर देते हैं तो अपने को जिंक मिल जाता है। उसके बाद CO2O कॉपर को भी रिड्यूस कर देगा, क्योंकि कॉपर तो इलिंगम डायग्राम में ऊपर है तो कम टेम्परेचर पे कार्बन उसको रिड्यूस कर देगा। तो हमारे पास आंसर हो गया Al2O3, क्योंकि एस ब्लॉक एलिमेंट्स और जो एल्यूमिनियम है इनके लिए अपन इलेक्ट्रोमेटलर्जी यूज करते हैं, दैट इज इनके लिए अपन इनके जो मोल्टेन हाइड्रो ऑक्साइड्स होते हैं, मोल्टेन क्लोराइड्स होते हैं, मोल्टेन ऑक्साइड्स होते हैं, उनमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं और मेटल को अपन कैथोड पे प्राप्त करते हैं। तो ऑल एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड एल्यूमिनियम दे आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोमेटलर्जी, ऑल्दो इलिंगम डायग्राम के अकॉर्डिंग तो अपन एल्यूमिनियम को भी रिड्यूस Al2O3 को भी रिड्यूस कर सकते हैं कार्बन से, क्योंकि कार्बन कैन रिड्यूस एनी मेटल ऑक्साइड टू मेटल इफ सफिशिएंटली हाई टेम्परेचर इज प्रोवाइडेड। लेकिन एक तो ये कार्बाइड बना लेगा Al4C3, और दूसरी बात हमारे पास जो एल्यूमिनियम है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम है तो जो मेटल है वो वेपोराइज होकर लॉस्ट हो जाएगा। तो दैट विल बी द आंसर, दैट इज Al2O3। उसके बाद एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 33, 53 एंड 84 आर रेस्पेक्टिवली। 33 पर हमारे पास आर्सेनिक है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, फॉस्फोरस का 15, आर्सेनिक का 33। आर्सेनिक इज ए मेटलॉइड और सेमी मेटल। उसके बाद 53 पर आयोडीन है। आयोडीन हमारे पास नॉन मेटल होता है। हेलोजेंस में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये नॉन मेटल्स हैं। एस्टाटिन जो रहता है उसमें मेटेलिक कैरेक्टर रहता है। 84 पे पोलोनियम होता है, ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। पोलोनियम इट इज ए रेडियो एक्टिव मेटल। तो हमारे पास जो आंसर है वो 4th वाला आ गया। आर्सेनिक तो हो गया मेटेलॉइड,
उसके बाद आयोडीन हमारे पास हो गया नॉन मेटल, और एटॉमिक नंबर 84 पर हो गया पोलोनियम विच इज ए रेडियो एक्टिव मेटल। यही क्वेश्चन स्टूडेंट्स मेरे को अभी तक जो प्राप्त हुए वो 5 क्वेश्चन ही मेमोरी बेस पर प्राप्त हुए। सुबह तो ज्यादा क्वेश्चंस प्राप्त हुए थे, तो अभी तो ये 5 क्वेश्चन है। अगर आप देखेगा मोर और लेस तो सारा का सारा एनसीईआरटी बेस्ड है। बराबर से क्वेश्चंस एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, हाइड्रोजन, आप सुबह देखेंगे तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में चाहे हैबर प्रोसेस हो, ओस्टवाल्ड प्रोसेस हो, हमारे पास क्लोरीन वाला डिकन्स प्रोसेस, ये जितनी भी चीजें हैं ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है एनसीईआरटी बेस्ड है। तो एनसीईआरटी बेस्ड ही पेपर आ रहा है। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन और हाइड्रोजन से रेगुलरली कंटिन्यूअसली क्वेश्चंस आईओसी में इनऑर्गेनिक में पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग बराबर एनसीईआरटी को पढ़ते रहिए। बोरॉन फैमिली में बोरिक एसिड, बोरेक्स, सिलिकेट्स, इनको आप लोग पढ़ लीजिएगा क्योंकि अभी तक इनसे क्वेश्चन नहीं आया है। उसके बाद कार्बन फैमिली में एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन को एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। नाइट्रोजन फैमिली में अगेन नाइट्रिक एसिड और अमोनिया, इस पर, और फॉस्फीन, इन तीनों पर इंडिविजुअल एक बार आप लोग इनकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज को देख लीजिएगा। और डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट से बराबर क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे वो लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट से क्वेश्चन हो या उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज से। आज जो मॉर्निंग शिफ्ट में एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर से क्वेश्चन आ चुका है। तो क्वेश्चन जितने भी आ रहे हैं दे आर ऑल एनसीईआरटी बेस्ड, और एनसीईआरटी को अगर अपन टोटल रीड करते हुए जाएंगे तो आई थिंक सो वी विल बी गेटिंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन। अपने को हर एक क्वेश्चन जो है उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन एनसीईआरटी के अंदर मिल जाएगा, जो कि हम आपसे शुरू से कहते आ रहे हैं कि एनसीईआरटी दे आर दी मस्ट बुक्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ जेई मेंस, स्पेसिफिकली जेई एडवांस के लिए। आप लोगों के लिए सॉल्ट एनालिसिस है, या जिसको अपन क्वालिटेटिव एनालिसिस बोलते हैं, उसको अपन हम लोग जो है वो डिटेल्ड रूप में अपन वाइब्रेंट एकेडमी में पढ़ाते हैं। तो दीज आर दी वीडियो सॉल्यूशंस ऑफ दीज particular 5 questions. Thank you students for watching this particular video lecture. Again, I myself Nitesh Tiwari, Faculty of Inorganic Chemistry, Vibrant Academy, Kota. Thank you everyone for watching this particular video lecture. Thank you.